हेलो दोस्तों, भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अगर मेरी बेकार सी आवाज़ को इग्नोर करके ये वीडियो पूरी देख ली पेन पेपर के साथ, तो विश्वास कीजिए यहाँ आपको वो सब एक ही जगह मिल जाएगा जो 2-3 किताबों में ढूंढते हो। पूरी वीडियो देखकर अगर आपको लगे कि मैंने आपके लिए कुछ मेहनत की है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बता देना। वीडियो को लाइक और अपने अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सैयद वंश। सैयद वंश का काल है 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। खिज्र खान ने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग को सहयोग प्रदान किया था और उसकी सेवाओं के बदले तैमूर ने उसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी प्रदान की। तैमूर लंग के लौटने पर खिज्र खान ने स्वयं को उत्तर पश्चिमी भारत में तैमूर का वायसराय यानी कि गवर्नर घोषित करके शासन प्रारंभ किया। खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, वह रैयत आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पूरी दिल्ली सल्तनत में केवल 2 शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सबसे पहला शासक है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, केवल मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। इसी प्रकार खिज्र खान ने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, केवल रैयत आला की उपाधि धारण की। उसने अपने सिक्कों पर तुगलक शासकों का नाम ही रहने दिया, अपना नाम अंकित नहीं करवाया। उसने एक संप्रभुता संपन्न शासक के रूप में शासन नहीं किया। वह सदैव तैमूर के पुत्र और उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता रहा। खिज्र खां के बाद अगला शासक आता है मुबारक शाह। मुबारक शाह का शासनकाल है 1421 से 1434 ईस्वी। मुबारक शाह सैयद वंश का पहला शासक था जिसने शाह की उपाधि धारण की, और ये आप कह सकते हैं कि सैयद वंश का पहला शासक था जिसने संप्रभुता संपन्न शासक के रूप में शासन किया। इसने अपने नाम से खुतबा भी पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। यह सैयद वंश का प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक था। इसने तारीख़ मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। अब मुबारक शाह के बाद आता है मुबारक शाह का पुत्र मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर पुकारा और उसे खाने खाना की उपाधि से विभूषित किया। अर्थात बहलोल लोदी का उत्कर्ष मुबारक शाह के पुत्र मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ। मोहम्मद शाह ने दिल्ली कोर्ट में हिंदू अधिकारी नियुक्त किए। मोहम्मद शाह की एक प्रमुख विजय मालवा है, बस इतना। इससे ज़्यादा मोहम्मद शाह के बारे में कुछ नहीं है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। अब मोहम्मद शाह के बाद आता है इसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसने स्वेच्छा से बहलोल लोदी के पक्ष में शासन त्याग दिया, यानी इसने स्वयं ही गद्दी त्याग कर बहलोल लोदी को दिल्ली सल्तनत का शासन सौंप दिया और बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना कर दी। लोदी वंश। लोदी वंश का काल है 1451 से 1556 ईस्वी। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। लोदी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का समापन हो गया और लोदी वंश भारत का प्रथम अफगान शासन भी है। ठीक है, पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला गैर तुर्क साम्राज्य, सल्तनत का पहला अफगान साम्राज्य। अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन त्याग दिया। तत्पश्चात बहलोल लोदी ने गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया। उसने प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली।
वैलोन लोदी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल से संबंधित था। उसने अफगानों को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सुल्तान था, 38 वर्ष तक। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली सल्तनत पे सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश तुगलक वंश था, लेकिन सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सुल्तान बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी की मुख्य सफलता जौनपुर है। जौनपुर को इसने 1484 ईस्वी में परास्त कर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। उस समय जौनपुर का शासक हुसैन शाह शर्की था। बहलोली सिक्के को चलाया बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के को चलाया, जो अकबर के समय तक उत्तरी भारत में विनिमय का मुख्य साधन बने रहे। बहलोल लोदी ने अफगान अमीरों की समानता की नीति का अनुसरण किया। अफगान अमीरों को बराबरी का दर्जा दिया। वो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठता था जब उसके सरदार उसके साथ होते थे। अब बहलोल लोदी के बाद आता है इसका पुत्र सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश का सबसे प्रमुख शासक है। इसका शासनकाल है 1489 से 1517। ये बहलोल का पुत्र था। लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक सिकंदर लोदी का मूल नाम निजाम शाह था और इसका एक अन्य नाम गुलरुखी भी था। 1504 ईस्वी में उसने राजस्थान के शासकों पर अपना अधिकार को सुरक्षित रखने और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की। आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। वहाँ उसने एक किले का भी निर्माण कराया जो बादलगढ़ का किला कहा जाता है, और 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। सिकंदर लोदी ने सरदारों को नियंत्रण में रखने की एक महत्वपूर्ण नीति का अनुसरण किया, और इस नीति के सफलता का मुख्य श्रेय उसके गुप्तचर विभाग को दिया जाता है। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, गुप्तचर विभाग को सर्वप्रथम गठित करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बलबन था। उसके बाद इस ओर विशेष ध्यान दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसके बाद सिकंदर लोदी ने। देखिए नीचे लिखा भी है, सल्तनत काल में गुप्तचर व्यवस्था बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी की प्रमुख रही। सिकंदर लोदी ने लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत की। इसने खाद्यान्न करों अर्थात अनाज कर को समाप्त कर दिया। व्यापार से अनेक प्रतिबंध हटा लिए, जिससे लोगों को आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिले। सिकंदर लोदी ने खुम्स में से कोई हिस्सा नहीं लिया। खुम्स का यहाँ मतलब है युद्ध में प्राप्त माल और भूमि में गड़ा हुआ खजाना। इसमें से सिकंदर लोदी ने कोई हिस्सा अपने लिए नहीं लिया, और ऐसा करने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला और एकमात्र शासक था। सिकंदर लोदी ने नाप के लिए एक पैमाना गजे सिकंदरी प्रारंभ किया, जो प्राय 32 इंच का होता था। उसने मुहर्रम और ताजे निकालना बंद करा दिए। महिलाओं का मज़ारों पर जाना प्रतिबंधित कर दिया। इसने मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का रूप प्रदान करके उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया। फिरोज शाह तुगलक की भांति ये धार्मिक रूप से कट्टर था। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर जजिया कर पुनः लगा दिया, और एक ब्राह्मण को केवल इसलिए फांसी दे दी क्योंकि उसका कहना था हिंदू और मुस्लिम धर्म समान रूप से पवित्र हैं। इसने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। इसके समय में संगीत और गायन के ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर शाह की मुख्य सफलता अफगान सरदारों को अपने नियंत्रण में रखने की थी। उसने कहा भी था कि यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं, तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। इसने भी दाग और हुलिया प्रथा का अनुसरण किया था। सिकंदर लोदी ने ही हुलिया पद्धति को बदलकर उसका नाम चेहरा पद्धति कर दिया। सिकंदर लोदी कभी भी दाढ़ी नहीं रखता था।
इसने बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के साथ मित्रता की संधि की थी। सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। इसके बाद अगला शासक बनता है इसका पुत्र इब्राहिम लोदी, जिसका शासनकाल है 1517 से 1556 ईस्वी। ये लोदी वंश का अंतिम शासक है और यही दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक है। इसकी मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। पढ़ते हैं। यह सिकंदर लोदी का ज्येष्ठ पुत्र था, जो अफगान अमीरों की सर्वसम्मति से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने साम्राज्य का बंटवारा भाई के साथ किया। राज्य के बंटवारे के फलस्वरूप उसने अपने छोटे भाई जलाल खान को जौनपुर की गद्दी दे दी, परंतु अंत में इब्राहिम लोदी ने जौनपुर पर भी कब्जा कर लिया। अपने पिता के विपरीत उसने अफगान सरदारों के दमन की नीति अपनाई। देखिए, 3 ही मुख्य शासक हुए हैं। बहलोल लोदी ने अपने अफगान सरदारों को अपने समान स्तर पर रखने की नीति का अनुसरण किया। सिकंदर लोदी ने अफगान सरदारों को अपने नियंत्रण में रखने की नीति का अनुसरण किया, लेकिन इब्राहिम लोदी ने अफगान सरदारों के दमन की नीति चलाई और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था इब्राहिम लोदी के पतन का। 1517-18 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य खतौली का युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। 21 अप्रैल 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में बाबर के साथ इब्राहिम का युद्ध हुआ, जिसमें भी इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। इसी युद्ध को पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी वीरगति को प्राप्त हो गया। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला और अंतिम सुल्तान था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। वह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध क्षेत्र में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। लोदियों के अंत के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। 1 मिनट और रुक जाइए। मेरे इस चैनल पर आपको यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, यूकेपीसीएस, एमपीपीएससी, यूपीआरओएआरओ, यूपीट्रिपलएससी, पैट जैसे सभी स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए सब कुछ मिल जाएगा। जो तैयारी कर रहे हैं उनकी यहाँ से मैं पूरी तैयारी स्मार्ट स्टडी से करवा दूँगा। जिनकी तैयारी पहले से है, विश्वास कीजिए यहाँ से अच्छा आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करने को तैयार हूँ। आप अगर इस बात को समझ रहे हैं तो इस चैनल भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक और शेयर करके आप भी इस यात्रा में मेरे साथ दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।